Assalamualaikum. Hello bachcho. How are you? This is Waqar and today inshallah we are going to discuss about nuclear magnetic resonance spectroscopy. Right student? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। इस टॉपिक को मैं 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। आज से पहले तो लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करता है। जैसे कि आपको पता है कि सपोज दिस इज द न्यूक्लियस और ये हमारे पास शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और आप सारों को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करते हैं एंड द स्पिन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। आज मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिनिंग होती हैं, इस तरह न्यूक्लियस की भी 2 स्पिनिंग होती हैं। आया ये क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या आया ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा? तो पहली बात अपने ज़हन में रखिएगा कि न्यूक्लियस भी स्पिन करता है और हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन। और 2 टाइप की स्पिन है, कौन कौन सी हैं? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? अब चूंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता है कि जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्पिनिंग या मोशन करता है उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आसानी से कह सकते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन से क्या चीज क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। गॉट इट स्टूडेंट? अगला पोर्शन तुम्हारे सामने ये होना चाहिए कि क्या तमाम न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं? तो सुनो, नो, नॉट ऑल न्यूक्लियस स्पिनिंग प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तमाम न्यूक्लियस से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती। फिर आपके मेरे से सवाल या आपके जहन में ये सवाल आएगा, सर कौन से न्यूक्लियस से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी? तो स्टूडेंट, न्यूक्लियस की स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक क्वांटम नंबर है और उस क्वांटम नंबर को कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। राइट स्टूडेंट? ये स्पिन क्वांटम नंबर जो मैं बात करूंगा ये किसकी स्पिन के बारे में बात करूंगा? न्यूक्लियर स्पिन के बारे में बात करूंगा। राइट स्टूडेंट? अब स्टूडेंट याद रखें, जिसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो उससे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। नो मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। और जिसका स्पिन क्वांटम नंबर नॉन जीरो हो उससे क्या चीज क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए तुम्हें क्या चीज चाहिए? स्पिन क्वांटम नंबर। तो तुम बस अपने ध्यान में रख देना, जिसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। जिसका स्पिन क्वांटम नंबर नॉन जीरो होगा उससे क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अगला आपका मेरे से सवाल होगा, सर स्पिन क्वांटम नंबर मालूम कैसे करते हैं? तो मैं अब आपको बताता हूं, बल्कि आसानी से चीज बताता हूं कि स्पिन क्वांटम नंबर अगर आपने मालूम करना है, स्पिन क्वांटम नंबर, और वो स्पिन क्वांटम नंबर आपने किसका मालूम करना है? न्यूक्लियस का। ये इलेक्ट्रॉन का नहीं है, ये किसका है? न्यूक्लियस का। तो याद रखें, स्पिन क्वांटम नंबर मालूम करने के लिए तुमने एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को देखना है। बोलो बेटा, किस चीज को देखना है? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को देखना है। राइट स्टूडेंट? आसान बता देता हूं, जिसका एटॉमिक नंबर E1 हो और मास नंबर भी E1 हो,
याद रखिएगा उसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा। रिपीट करो, मैंने क्या कहा? जिसका स्पिन क्वांटम, जिसका एटॉमिक नंबर इवन हो और मास नंबर भी इवन हो, उसका स्पिन क्वांटम नंबर 0। और अगर स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा तो उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। अब आप सवाल पूछेंगे सर जी कोई एग्जांपल बताएं, तो आपको पता है कि हमारे पास 6 और 12 ये कार्बन एटम है। अब मुझे बताएं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है और मास नंबर 12 है। बताओ दोनों इवन है, और जब दोनों इवन है तो याद रखें इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 होगा, और इसके न्यूक्लियस की मोशन से कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। सारे मानते हैं स्टूडेंट? अब स्टूडेंट जिसका एटॉमिक नंबर ऑड हो जाए या मास नंबर क्या हो जाए? ऑड, राइट स्टूडेंट? इन दोनों में से एक कोई ऑड हो, एक कोई ऑड हो जाए तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर नॉन जीरो होगा। उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? नॉन जीरो। इन दोनों में से एक भी ऑड हो जाए, आपके ज़हन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर एक इवन और दूसरा ऑड हो तब भी हमारे पास उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अब मैं ज़्यादा स्पिनिंग में नहीं जा रहा क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, राइट स्टूडेंट? फिलहाल तुम्हारे लिए ज़हन में ये रखना लाजमी है कि जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या हो? इवन हो, उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? 0। और जिसमें से एक भी ऑड हो जाए उसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं होगा। एग्री? अब मैं आपसे कुछ एमसीक्यू पूछता हूँ। इस पे एक एमसीक्यू पास पेपर में आ चुका है जब ये सिलेबस में हुआ करता था, बीएमसी के सिलेबस में। और वो एमसीक्यू ये है कि आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में से इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉन जीरो? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, आपने जवाब देना है। एक मेरे पास है कार्बन 612, दूसरा मैग्नीशियम 1224, तीसरा मेरे पास नियॉन है एंड दैट इज 1020, और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन 1 and 1। क्या कहोगे कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर किसका नॉन जीरो होगा? तो अगर आप देखो ये इवन 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 आ रहा है और ये भी इवन 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 आ रहा है, और अगर आप ये देखें तो ये क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है, राइट स्टूडेंट? तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये ऑड आ रहा है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। सारों को क्लियर होगा? ओके, बताएं स्पिन क्वांटम नंबर किसका 0 होगा? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इवन। एग्री? किसका स्पिन क्वांटम नंबर नॉन जीरो होगा? कोई भी क्या आ जाए? ऑड। एग्री? ओके, ये इसका पहला पोर्शन था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और ये डिस्कशन हमने न्यूक्लियर स्पिन के बारे में बात की। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताएं हाइड्रोजन और कार्बन, लेकिन ये कार्बन आम कार्बन नहीं है। आम कार्बन का मास नंबर 12 होता है, ये 13 है। ये आइसोटोप ऑफ कार्बन है। क्या चीज है? जी मुझे बताएं इन दोनों में से किसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा? दोनों का नाम 0 है। इस बुनियाद पर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है। एक हाइड्रोजन एनएमआर होगी जिसे प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, और दूसरा कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट स्टूडेंट? तो हमारे इस जो कोर्स में एफएससी की कोर्स में जो मौजूद है वो हमारे पास कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है? प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बोलो बेटा क्या चीज है? प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो इसके बारे में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका नाम है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, या मैं इसे बोलूंगा H1 एनएमआर। बोलो बेटा क्या बोलेंगे? H1 एनएमआर। सारों को क्लियर? अब मुझे एक चीज बताइएगा, मैं एक कंपाउंड लेता हूं CH4, बोले क्या इसमें हाइड्रोजन है? यस सर। इसमें हाइड्रोजन है ना? यस सर। और आप मुझे बताएं कि हाइड्रोजन इसमें मौजूद है, यस। तो क्या इसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा? नहीं। उसकी वजह ऑड है। क्या चीज है? इसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं है।
सवाल ये पैदा होगा कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन का स्पिन क्वांटम नंबर 2 हो सकते हैं। हाइड्रोजन का स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू हो सकती है, या तो +½ होगी या तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होगी, -½ होगी। एवरीवन के और बताएं CH4 में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। इससे ये जाहिर होता है कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं है। जब इसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं है, इसकी वैल्यू है, तो फिर मुझे बताएं कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जब स्पिन करेगा तो बताएं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के स्पिन करने से क्या चीज क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। दोबारा बोलो, क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। क्यों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं है। क्लियर है। अब अपने फैसला ध्यान में रखो कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियस से की मूवमेंट से क्या चीज क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट इसमें हाइड्रोजन है, यस सर, इसका न्यूक्लियस मोशन कर रहा है, यस सर, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, यस सर। तो CH4 is considered to be a tiny magnet। बोलो, CH4 is considered to be a Tiny magnet। ये एक छोटा मैग्नेट बन जाएगा, और उसकी वजह ये है कि इसका न्यूक्लियस क्या कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक बीकर लेता हूं, उसमें मैं CH4 का सोल्यूशन बना देता हूं। किसका सोल्यूशन बनाया, CH4। CH4 इज अ टाइनी मैग्नेट, और जब एक टाइनी मैग्नेट होगा तो उससे क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक तार लेता हूं और उस तार को यानी वायर को इस बीकर की या इस चीज के गोल गोल घुमा देता हूं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, गोल गोल घुमाने से ये हमारे पास सोलेनॉइड बन गया है। और अगर ये सोलेनॉइड बन गया है तो सोलेनॉइड हमारे पास मैग्नेट है, और इससे भी क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो तुम्हारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड आती है, एक किसकी वजह से, सोलेनॉइड की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, CH4 की वजह से। राइट। मुझे ये बताएं कि मैंने CH4 को कंसीडर किया है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ टाइनी मैग्नेट, और इससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। बोलो बेटा, क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और बताओ, ये सोलेनॉइड है, उससे भी क्या क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं नाम देता हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटा, क्या नाम दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब एक बात बताओ, क्या 2 मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, क्योंकि एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सटर्नल, और दोनों क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। एग्री। अब सवाल ये पैदा होगा कि इंटरेक्शन से क्या होगा, व्हाट हैपेंड विद द इंटरेक्शन। तो मैं आज आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। मुझे ये बताएं सबसे पहले, सोलेनॉइड से क्या क्रिएट हो रही है, उसको मैं ब्लू मार्कर से निकाल ड्रॉ करता हूँ जी। ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। एग्री। और मैंने कहा कि ये हमारे पास कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सारे मेरे साथ बोलो बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एग्री। अच्छा, अब स्टूडेंट इसको 2 दफा ड्रॉ करता हूँ अगर आपको इतराज ना हो। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ। एग्री। अब मुझे बताओ, अंदर हमारे पास क्या है, टाइनी मैग्नेट। क्या कर रहा है वो, स्पिनिंग कर रहा है। स्पिनिंग की कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, या दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाला मैग्नेट है उसमें 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट हो सकते हैं। हाइड्रोजन का जो मैग्नेट है कितने टाइप्स हो सकते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, छोटे मैग्नेट को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, हाइड्रोजन वाले मैग्नेट को जी। ये कौन सा पोल है, और ये कौन सा, साउथ। इसकी एक डायरेक्शन है। अब मुझे बताओ, जो डायरेक्शन आप दूसरी करोगे तो मैं नॉर्थ को इस तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ और साउथ को इस तरफ यहाँ पे। और ये ऑब्जर्विंग स्टूडेंट जी, मुझे बताएं ये कौन सा पोल हो गया और ये क्या हो गया, ये टाइनी मैग्नेट है। बार बार कह रहा हूँ कि कौन सा मैग्नेट है, टाइनी मैग्नेट है। किसका मैग्नेट है, हाइड्रोजन का। और ये भी हमारे पास हाइड्रोजन का मैग्नेट है। एग्री। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एग्री। अब मुझे बताओ, ये मेरे पास जो ब्लू मार्कर से मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है? From north to south. नॉर्थ से निकलती है, South. साउथ की तरफ जाती है। सारे एग्री करते हैं? Yes. अब मुझे बताओ इसमें भी अगर देखें, नॉर्थ से निकलेंगे किसकी तरफ जा रही है? South की तरफ. क्लियर है जी? Yes. अभी छोटे मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, छोटे मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी? From north to south. नॉर्थ से साउथ। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ निकल रही है, इससे भी निकलेंगी। Yes, sir. जी बताइए कहाँ से? From north. नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अच्छा अब पहले बताओ नॉर्थ के सामने क्या है? North. नॉर्थ क्या करते हैं? Repel. रिपेल करते हैं। Yes, sir. और मेरी बात याद रखना, रिपल्शन की वजह से हमेशा एनर्जी ज्यादा होती है। रिपल्शन की वजह से Energy ज्यादा होती है। एग्री? बताओ नॉर्थ के सामने क्या है? South. क्या करेंगे? Attract. तो हमारे पास Energy. अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी कम कम होती है। सारे मानते हो? अब जरा गौर से देखना, कौन सा आइटम था? Hydrogen. हाइड्रोजन, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी अ Tiny magnet. टाइनी मैग्नेट। अच्छा, जब हमने सोलेनाइड नहीं लगाया था, ये हाइड्रोजन थे। ये हाइड्रोजन किसके हाइड्रोजन थे? CH4 के। सारों की एनर्जी सेम थी, सारों की एनर्जी। Same. लेकिन अब मुझे बताओ जब मैंने क्या लगाया? External एक्सटर्नल magnet. मैग्नेटिक फील्ड। एग्री? अब मुझे बताओ कि इन दोनों में तुम्हें फर्क नजर आएगा? Yes, sir. बताएं किस वाले हाइड्रोजन की एनर्जी कम होगी, किस वाले की ज्यादा होगी? इस वाले इस वाले की क्या होगी? ज्यादा. और इस वाले की कम. इसका मतलब है कि हाइड्रोजन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, वन विद द लोअर एनर्जी एंड अनदर विद द हायर एनर्जी। पॉइंट टू बी नोटेड। ये हमारे पास क्या है, जल्दी से मुझे बताएं। लोअर एनर्जी वाला है, और बताएं ये वाला क्या है? हाई एनर्जी। और ये दोनों कौन से एटम है? हाइड्रोजन. इससे ये जाहिर होता है कि जब हाइड्रोजन को हमने कौन से मैग्नेटिक में रखा, External. तो हाइड्रोजन दो हिस्सों में क्लासिफाई हो गए हैं, वन विद द लोअर एनर्जी एंड अनदर विद द High एनर्जी। सारे मानते हो? अब हमने देखना है कौन सा वाला लोअर एनर्जी होगा और कौन सा वाला High. एनर्जी होगा। एग्री? अब जरा मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन देखो। इसकी डायरेक्शन देखोगे? मैग्नेटिक लाइंस की। जी मुझे बताएं, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। जी मुझे बताएं, छोटे मैग्नेट की डायरेक्शन इस तरफ है। पहले बताओ, तुमने कहा था ये हमारे पास लो एनर्जी पे होगा, और तुमने कहा था इट विल बी एट हाई एनर्जी। एग्री? अब मुझे बताओ इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? Same. तो आप कहोगे दे विल हैव द सेम डायरेक्शन। बोलो बेटा क्या है? Same तो अब direction. मुझे बताओ जब सेम डायरेक्शन होगी सो दे विल हैव द Low. लो एनर्जी। हाँ, Yes. यहाँ पे क्या है? Opposite direction. यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है दे हैविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल हैव द हाई एनर्जी। सारे मानते हो? तो बताएं, पहले बताएं, ध्यान में रखना है किस वाले की लो एनर्जी होगी? Same direction. सेम डायरेक्शन। तो मैं दोनों एरो को सेम ड्रॉ कर लेता हूँ, Yes. सो दे विल हैव द लो एनर्जी। बताओ दोबारा बताओ क्या चीज है? Low सेम energy. डायरेक्शन। क्लियर है जी? यहाँ पे क्या है? Opposite direction. एंड दे विल हैव द, High. तो मैं कहूँगा ऑपोजिट है, तो मैं इसको ऐसे एरो में ड्रॉ कर दूंगा। एवरीवन क्लियर? Yes. और आप कहोगे कि ये हमारे पास एवरीवन क्लियर? चलो अब जरा देखिए, हाइड्रोजन कितने हिस्सों में क्लासिफाई हो गया? 2. वन विद द Low energy. अनदर विद द Higher energy. मानते हो? Yes, sir. अब इसमें हाइड्रोजन दो हिस्से में क्लासिफाई हुए हैं, एक लो एनर्जी और दूसरा। High energy. अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। अब इस सोल्यूशन पे मैं रेडिएशन बम्बार्ड करता हूँ, और कौन सी रेडिएशन बम्बार्ड करूंगा? इसका नाम है रेडियो वेव्स। 3 दफा बोलो क्या चीज है? Radio दोबारा बोलो। wave. Radio wave. दोबारा बोलो। Radio wave. Yes, sir. अब जरा सोचो कि रेडियो वेव्स क्या काम करती है। आपको याद हो मैंने हर एक रेडिएशन का एक फंक्शन बताया था, तो सुन एक दफा रिवीजन कर देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, हमें व्यूअर्स भी देख रहे हैं। तो अगर आपको पता है तो गामा रेज जो है आयनाइजेशन कर सकती है, एक्स रेज आयनाइजेशन, यूवी विजिबल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज आ सकती है, और उसके बाद कौन सी है? आईआर जो है वाइब्रेशन एनर्जी, माइक्रोवेव रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। याद है आप लोगों को? एंड द रेडियो वेव चेंजेस द न्यूक्लियस स्टेट। ऑब्जर्विंग कौन सी वेव बम्बार्ड की? Radio wave. तो आपको पता है रेडियो वेव्स चेंजेस द न्यूक्लियर स्पिन। अब मुझे बताओ ये हमारे पास क्या है? Lower energy. ये पोजीशन है। Yes, sir. तुमने कौन सी वेव्स बम्बार्ड की? Radio wave. तो अब मुझे बताओ रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स इसके स्पिन को
Change. क्या कर लेगी? Change. और अगर स्पिन चेंज हो जाएगा तो बताएं वो लोअर एनर्जी से कहां पे चला जाएगा? हाई एनर्जी। एवरीवन क्लियर? एनीहाउ ये सॉल्यूशन ये रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब कर लेगी। ये सॉल्यूशन क्या करेगी? रेडियो वेव्स क्या करेगा? जल्दी से बताओ। एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सारे मानते हैं? और इस न्यूक्लियर स्पिन का चेंज हो जाना इसे हम फ्लिपिंग बोलते हैं। बोलो बेटा क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब हम ये फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जो इस सॉल्यूशन ने क्या की है? एब्जॉर्ब की है। अब इस फ्रीक्वेंसी को मैं नाम दूंगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल। बोलो ये मेरे पास क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल। 3 दफा बोलो क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल। दोबारा बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल। दोबारा बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल। मानते हो सारे? ओके। तुम्हें अब लॉजिक समझ आ गया कि CH4 ने कौन सी वेव्स एब्जॉर्ब की हैं? रेडियो वेव्स। राइट स्टूडेंट? Yes, sir. ठीक हो गया। ये इसका दूसरा पहलू हो गया NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मुझे बताया NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला पहलू क्या था? न्यूक्लियर स्पिन। एग्री? फिर दूसरा हमने जो NMR पढ़ी वो कौन सी NMR पढ़ी? हाइड्रोजन NMR, जिसे प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्लियर है? इसमें हमने कौन सी एग्जांपल ली? CH4। दोबारा बोलो CH4। और फिर हमने देखा कि किस तरह सोलेनाइड बनाकर हाइड्रोजन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, वन विद द लोअर एनर्जी एंड वन विद द हाई एनर्जी। मानते हो सारे? ठीक हो गया। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि मेरे पास ये कंपाउंड है CH3OH, बल्कि चलो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, और CH3CL। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या इन दोनों में हाइड्रोजन है? इन दोनों में हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, CH3 CH3। अच्छा, इसमें तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी है और वो कौन सा है? OH वाला है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन है। एग्री? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दोनों हाइड्रोजन रेडियो वेव्स को तो एब्जॉर्ब करेंगे, फ्लिपिंग करेंगे। क्या करेंगे? फ्लिपिंग। लेकिन क्या इन दोनों हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट। क्यों? तुम्हें तो पहली बात सुनो जी, आपने जवाब तो सही दिया लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सका। अब मैं इसका कंसेप्ट देता हूं, तो सुनो। डिफरेंट हाइड्रोजन एब्जॉर्ब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, लेकिन किस चीज की? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स। दोबारा बोलो, ये लोग सारे बोलो। डिफरेंट हाइड्रोजन एब्जॉर्ब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। मानते हो सारे? अच्छा, अब उसकी वजह क्या है कि डिफरेंट हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? तो याद रखें, ये डिपेंड करता है उसकी एनवायरनमेंट पे। बोलो किस पे? एनवायरनमेंट। या ये डिपेंड करता है एक और फैक्टर पे जिसे कहते हैं डी-शील्डिंग। मेरे साथ बोलो, क्या चीज है? डी-शील्डिंग। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। लुक एट हियर। सबसे पहले ये कंपाउंड देख लो। अगर मैं COH H H और H, एक काम करते हैं, इसको हाइड्रोजन को इग्नोर करें, इन हाइड्रोजन पे फोकस करें। दूसरा मैंने ये एग्जांपल लिया है CH H H, और यहाँ पे कौन सा आइटम है? एग्री? बताओ, दोनों में हाइड्रोजन है? यस सर। लेकिन आपको मैं हकीकत बताता हूँ कि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताएं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो। क्या ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा? यस सर। जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो कार्बन बदले में इलेक्ट्रॉन खींचेगा किस चीज से? हाइड्रोजन से। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन से। आर यू ऑब्जर्विंग? तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा
तो बताओ हाइड्रोजन के इर्द गिर्द से इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? कार्बन। तो यहाँ पे आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यस सर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इस फिनोमेना को केमिस्ट्री में हम कहते हैं डी शील्डिंग। बोलो क्या चीज है? डी शील्डिंग। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यस सर। अब जब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यस सर। तो जब कार्बन से विड्रॉ करेगा तो कार्बन किससे विड्रॉ करेगा? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी? डी शील्डिंग होगी। लेकिन अब तुमने फैसला करना है आपके ख्याल में कहाँ पे डी शील्डिंग ज्यादा होगी और कहाँ पे डी शील्डिंग कम होगी? OH वाले। कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। हाँ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर यस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर। तो जब आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये विड्रॉ क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में जो डी शेल्डिंग होगी वो हमारे पास ज्यादा होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम। कम है। दे हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, वैसे तो लेस नहीं है, लेकिन हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। इससे ऑक्सीजन से कम है। तो बताओ यहाँ पे डी शील्डिंग लेस होगी और यहाँ पे डी शील्डिंग क्या होगी? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। सपोज करें, मुझे बताएं कि इसमें कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। मानते हो? सारे यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। इसके कम है। अब इन पे रेडियो वेव्स में बांट करें। रेडियो वेव्स का कहाँ पे जाना होता है? किस जगह पे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की स्पिन को क्या करना होता है? चेंज करना होता है। Yes, sir. तो अब बताओ रेडियो वेव जाएंगी? यस सर। यहाँ पे भी क्या जाएंगी? रेडियो वेव। लेकिन यहाँ पे इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे जोर क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। ज्यादा। ये दोनों घर हैं, इसके इर्द गिर्द गार्ड्स या चौकीदार ज्यादा है। ये घर है लेकिन इसमें चौकीदार कम है। इस घर पे अटैक करना है, कहाँ पे अटैक करना मुश्किल होगा? जहाँ ज्यादा। जहाँ पे डी शील्डिंग कम होगी। डी शील्डिंग कम होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होंगे? ज्यादा। तो अब मुझे बताओ, ये भी कौन सी वेव्स है? रेडियो वेव। ये भी क्या है? रेडियो वेव। तो अब बताओ, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? सेम। डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी और यहाँ पे पहुंचने के लिए कम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। मानते हो सारे? तो अब मुझे बताओ, तुम कहोगे ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? हाई, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लो। अब अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, जल्दी से बताओ मैंने क्या बोला है? Different hydrogen absorb. Different hydrogen absorb different frequency of agree of the radio wave. It depends upon the environment. and that environment is called as D D shielding. Agree? Yes, sir. अब तुम लोगों ने मुझे बताना है। रेडी? बोले, जवाब दीजिएगा। जितनी डी शील्डिंग हाई होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स क्या होगी? लो होगी। वंडरफुल। जितनी डी शील्डिंग लो होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी? हाई। एग्री? Yes, sir. अब ये बताओ कि डी शील्डिंग किस पे डिपेंड करती है? यस 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 यस। डी शील्डिंग डिपेंड्स on electronegativity. D shielding depends upon the electronegativity and it also depends upon the distance. ये जुमला सारे बोलो। मैंने क्या कहा, जल्दी से बताओ। D shielding depends on electronegativity and distance. मानते हो? चलिए अब एक सवाल का जवाब दीजिए। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होने वाले पॉइंट हैं। So are you ready? ओए ready? Yes, sir. Okay, get ready yourself. CH3, CH2, Cl. इस एग्जाम्पल को गौर करें। अब
अब मुझे बताइए इसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नजर आ रहा है? Yes, sir. एक काम करते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूँ ताकि आसान हो जाए। जी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. पहले बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? CN. क्लोरीन है। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Yes, sir. कार्बन फिर हाइड्रोजन से खींचेगा। Yes, sir. लेकिन ये देखो इसका फासला इस कार्बन से कम है, लेकिन इस कार्बन से इसका फासला क्या है? ज्यादा। एग्री? Yes, sir. जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो असर इस कार्बन पे है वो कंपैरेटिवली क्या होगा? कम कम। होगा। क्लियर है? ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये कार्बन Beta. ये हाइड्रोजन अल्फा है और ये बीटा। Beta. मानते हो सारे? अब फैसला तुम पे छोड़ता हूँ, क्या इन दोनों हाइड्रोजन की डी शील्डिंग सेम होगी? सेम नहीं होगी। ये करीब है और ये दूर है। फैसला करो किसमें डी शील्डिंग हाई होगी? जल्दी से मुझे बताइए। अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या मैं कह सकता हूँ दे विल हैव द हाई डी शील्डिंग Yes, sir. and they will have the low D shielding. Agree? अच्छा मुझे बताएं ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी है, ये भी है। इन तीनों की इन्वायरमेंट क्या है? इन तीनों की बात कर रहा हूँ, अल्फा के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा। Same. इन तीनों की सेम है, Yes, sir. तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन सेम होगी। अब मुझे बताओ इन दोनों की इन्वायरमेंट सेम है, Same है। दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम होगी, लेकिन इन दोनों की क्या होगी? Different. एग्री? Yes, sir. ऐसे करके बताएं ये कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा? 2 टाइप्स। वजह बताओ। तो दे विल एब्जॉर्ब 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एवरीवन क्लियर? और जितनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा उतनी पीक्स आएंगी। तो आपने जवाब देना है कि यू विल गेट द 2 पीक्स। दोबारा बोलो, यू विल गेट द 2 पीक्स। एवरीवन क्लियर? व्हाई यू विल गेट द 2 पीक्स? Two types of hydrogen. How can you predict the types of hydrogen? D-shielding. And it depends upon the Electronegativity. and the Distance. distance from the electronegativity. Agree? Okay. अब मुझे बताओ इसमें कितनी पीक्स आएंगी या कितनी फ्रीक्वेंसी आएंगी? मैं अगला एग्जांपल लिखता हूँ। Are you ready? Yes, sir. CH3, CH2, CH2, Cl. सोच लो सारा। 3 times. 3 times. Yes, sir. Reason? Distance different है। ये कौन सा है? Alpha. Beta. Gamma. Agree? Yes, sir. So you will get the 3 peaks. Agree? Yes, sir. अच्छा बताएं सबसे मोस्ट डीशील्डेड हाइड्रोजन कौन सा होगा? मोस्ट डीशील्डेड, क्योंकि जो करीब होगा वो सबसे मोस्ट डीशील्डेड होगा। एग्री? अच्छा मोस्ट डीशील्डेड होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगी, तो ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी, Yes, sir. ये उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ये उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। एग्री? इसके बारे में बताओ। CH3 CH Cl CH3 जल्दी से फैसला करो। 2 टाइप्स। अच्छा पहले बताओ ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, Yes, sir. ये हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. ये 1 पीक देगा। Yes, sir. अब देखो इसका और इसका फासला सेम है, तो ये अलग पीक देगा, तो यू विल गेट द 2 पीक्स। यू विल गेट द 2 पीक्स। एग्री? तो कौन सा मोस्ट डिशील्डेड होगा? CH. CH1। Yes, sir. और ये क्या चीज? Alpha. ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। एग्री? Yes, sir. चलो बताओ इसमें कितनी पीक्स आएंगी? CH3 CH2 OH। कितनी पीक्स आएंगी? 2 पीक्स आएंगी या 3 पीक्स आएंगी? हाँ? तुम लोग किसको तो देख रहे हो, लेकिन ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ। ये सबसे मोस्ट डिशील्डेड हाइड्रोजन, ये तो कार्बन के साथ अटैच्ड था, ये तो क्या चीज अटैच्ड है? डायरेक्टली अटैच्ड। तो ये हाइड्रोजन सबसे मोस्ट डिशील्डेड है, so you will get the 3. you will get the 3. okay, who can tell me what about the benzene?
6 peaks? ऐसा करो, कितनी पीक्स आएंगी जल्दी बताओ। हाँ, यू विल गेट ओनली 1 पीक बिकॉज सारे हाइड्रोजन क्या है सेम। एग्री? ये इसका तीसरा पहलू। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पहला पहलू क्या था? एग्री? दूसरा प्रोटॉन एनएमआर, और तीसरा मैंने कहा कि डिफरेंट हाइड्रोजन एब्जॉर्ब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें मैंने डी शील्डिंग का जिक्र किया। आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात होती है। फिलहाल मैं इन लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ, तो इसका पार्ट 2 अभी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।